हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक हमने यूक्लिड के डिवीजन थ्योरम के सारे क्वेश्चन किए थे। एक पर्टिकुलर सेशन मैंने आपका लिया था आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाने के लिए। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपकी थ्योरम पार्ट को एक्चुअल में स्टार्ट करूं, मैं कुछ जनरल बातें आपके साथ करना चाहता हूं। एक्चुअल में एक छोटा सा टास्क आपको देता हूं। टास्क ये है कि मान लीजिए मैंने आपको दो नंबर्स दिए 2 और 3। ध्यान से देखिएगा, ये दो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स दिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और उससे बड़ा प्राइम नंबर 3। मैंने आपको ये दो नंबर दिए और आपको करना ये है कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नए नए नंबर्स बनाने हैं। आपको करना सिर्फ मल्टीप्लाई है और नए नंबर्स बनाने हैं। साथ में मैंने आपको एक छूट और दी है कि आप चाहें तो इनमें से किसी को भी यूज़ करें, चाहे तो यूज़ ना करें। साथ में एक और छूट भी दे दी है कि चाहे तो आप इसे किसी भी नंबर को एक बार यूज़ करें, 2 बार यूज़ करें, 3 बार यूज़ करें, जितनी बार आपका मन चाहे आप उतनी बार यूज़ करें, और नहीं मन चाह रहा तो ना भी यूज़ करें, लेकिन आपको करना सिर्फ मल्टीप्लाई है। तो बच्चों, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि सर कोई बात नहीं, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं 2। 3 को सर हम लेते ही नहीं है, तो हमारा एक नंबर बन गया 2। कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हमने पिछली बार 3 को छोड़ा था, अब की बार 2 को छोड़ देंगे, तो बन गया हमारा 3। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। सर आप ऐसा करते हैं, एक एक बार दोनों को ले लेते हैं, दोनों को एक एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 × 3 आपने करा तो आपके पास पहला नंबर आया 6। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे ये जो नंबर बना 6, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर बनेगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स 6 इज अ कंपोजिट नंबर। इससे पहले जो 2 और 3 थे वो प्राइम नंबर्स थे। आगे बढ़ते बच्चों, अब की बार आपने क्या किया, 2 को 2 बार लिया और 3 को एक भी बार नहीं लिया, तो आपका नंबर बन के आ गया 4। फिर आपने क्या करा, 3 को 2 बार लिया और 2 को एक भी बार नहीं लिया, तो आपका नंबर बन के आ गया 9। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते गए और आप बहुत सारे नंबर बनाने लग गए। 2 को 2 टाइम्स लिया, 3 को 1 टाइम लिया, आपका नंबर बन गया 12। 2 को 1 टाइम लिया, 3 को 2 टाइम लिया, नंबर बन गया 18। आप देखेंगे कि ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। सिर्फ इन दो नंबर्स को यूज़ करके बहुत सारे नंबर आप बना सकते हैं। लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ क्या है, जहां भी ये दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं, जो भी नंबर बन के आ रहा है सबके सब कंपोजिट नंबर हैं। तो आपने देखा कि दो प्राइम नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमेशा एक नया कंपोजिट नंबर बन के आ रहा है। तो एक रिवर्स क्वेश्चन जनरेट होता है, क्या हर कंपोजिट नंबर इसी तरीके से प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है? और उसी को आंसर करती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है हर कंपोजिट नंबर को। ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर बोल रहा हूं। प्राइम नंबर आपने 2 और 3 देखा, इसके अंदर नहीं है प्राइम फैक्टर्स, इसमें सिर्फ 2 × 1 है, इसमें 3 × 1 है। इसी तरीके से अगर मैं 7 बोलूं, 7 भी प्राइम नंबर है, उसका भी 7 × 1 ही है। कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं ये यूनिक होता है। यानी कि 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बार 2 और एक बार 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा। ऐसा कोई और सेट नहीं है जिससे आप 6 को बना सकते हैं। आप किसी को भी जो करके देख लीजिए, 2 × 2 करिए 6 नहीं बनेगा, 3 × 3 करिए 6 नहीं बनेगा। यानी कि आपको जो फिक्स कंपोजिट नंबर लाना है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर के सेट को ही आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो कंपोजिट नंबर बनेगा। यानी कि जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। साथ ही साथ एक और चीज कहती है थ्योरम, वो ये कहती है कि अगर आपके लिए 2 और 3 इक्वल है 3 × 2 के, मैथमेटिकली तो इक्वल ही है, 2 × 3 भी 6, 3 × 2 भी 6, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया है। पहले मैंने 2 को लिखा है यहाँ पे और इसमें मैंने 3 को लिख दिया है। तो अगर आपके लिए ये ऑर्डर आप माइंड नहीं करते हैं तो ये जो सेट बनता है ये एकदम यूनिक बनता है, आपके लिए कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से, चाहे आपको 12 को लिखना है तो 2 × 2 × 3 लिख दीजिए, या फिर 2 × 3 × 2 लिख दीजिए, बात तो वही है। लेकिन अगर आप इसको लिखने का एक पैटर्न फिक्स कर देते हैं कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो सेट बनता है मल्टीप्लिकेशन का, ये एकदम यूनिक बनता है।
यानी 12 के लिए कोई और ऐसे प्राइम नंबर्स नहीं है 2, 2 और 3 के अलावा जिनको मल्टीप्लाई करके आप 12 बना सकते हैं। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक कंप्लीट सेट ऐसा बनता है। इसका यूज़ कहाँ आएगा बच्चों? आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि हम जब भी प्राइम नंबर के फैक्टर की टर्म में लिखते हैं तो एक चीज़ हम करते हैं और वो चीज़ ये है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा नंबर मैं आपके सामने लेता हूँ और उसको प्राइम फैक्टराइज करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि जो मैंने लास्ट सेशन में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे वो किस तरीके से काम में आते हैं आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों मैं, मेरा नंबर है 35530। एक अच्छा खासा बड़ा नंबर मैंने ले लिया है। करना क्या है? सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करना स्टार्ट करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2। तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी? लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है तो वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ मुझे 0 दिख रहा है, डेट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। तो जिस भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा उसको मैं नीचे लिखता हूँ और डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट बनता है उसको मैं आगे लिखता हूँ आगे के फ्लो में। तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर बनेगा 1, 7 is 14, 7 टाइम्स फिर से 14, 6 टाइम इज 12 एंड 5 टाइम्स। तो मेरे पास कोशेंट बनेगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा इस नंबर को तो कोशेंट बनेगा 17765। अब मैं दोबारा से 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा इस नंबर के लिए तो देखूंगा लास्ट में 5 आ गया, 5 इज ऑड, दैट मींस जो ये नया नंबर आया है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब आपको अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ना है। अगला प्राइम नंबर है 3। इस नंबर की 3 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, सीधा डिवाइड करने से बच रहा हूं मैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का फंडा क्या बताया था बच्चों? डिजिट्स को ऐड करो। 1 + 7 इज 8, 8 + 7 इज 15, 15 + 6 इज 21, 21 + 5 इज 26। 26 is not divisible by 3, that means this number will not be divisible by 3. 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अगले प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ चलते हैं। 5 से डिविजिबल बिल्कुल है क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर 0 भी होता तब भी डिविजिबल होता। तो 5 से डिविजिबल होने वाला है तो मैं 5 को यानी कि डिविजर को नीचे लिख दूंगा और आगे जाके क्या लिखूंगा? डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बनेगा। अब मेरा क्वोशिएंट बनेगा 3553। ये मेरा क्वोशिएंट बन गया। अब बच्चों इस क्वोशिएंट के लिए मुझे दोबारा से 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 से पहले अगर यहां तक मैंने 5 को चेक किया है ना तो उससे आगे जब मैं बढ़ूंगा तो किसी भी पिछले प्राइम नंबर की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूं जिसमें मैं असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा हूं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं, ये फायदा होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में मूव करने का। अब मुझे सिर्फ 5 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर 5 से डिविजिबल नहीं हुआ तो और आगे प्राइम नंबर्स की चेक करूंगा, पीछे वाले की चेक नहीं करूंगा। तो मैं देखूंगा कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो 3 है। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे 0 या 5 चाहिए, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर इज 7। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फंडा क्या होता है आपको पता है? लास्ट डिजिट को अलग करेंगे और 2 टाइम्स करके, तो 3 का 2 टाइम्स 6 सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये बनेगा 349। फिर से दोबारा लगाएंगे वही फंडा जो इसमें लगाया था, लास्ट डिजिट को अलग करेंगे, 2 टाइम्स करके सबट्रैक्ट कर देंगे और अब की बार बन गया आपका 16। तो 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, दैट मीन्स दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल नहीं है ना तो पीछे वाले किसी प्राइम नंबर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चेक करेंगे हम 11 के लिए। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का फंडा बहुत सिंपल है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को सबट्रैक्ट करते चलना है, डबल कुछ नहीं करना। तो क्या बन गया? 352। फिर से आपको डिवाइड करने में आलस आ रहा है, कोई बात नहीं, 35 - 2, लास्ट डिजिट को अलग किया, सबट्रैक्ट किया। नाउ दिस इज 33 एंड 33 इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 11। तो मैंने डिविजर को नीचे लिख दिया और जब डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट आ जाएगा मेरे पास इसमें 323। ठीक है बच्चों, अब 323 को दोबारा चेक करूंगा 11 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या करना है? लास्ट डिजिट को अलग करना है और सबट्रैक्ट कर देना है। 32 - 3 is 29. 29 is not divisible by 11, that means the whole number will not be divisible by 11। यानी कि आपका पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपने 11 से डिविजिबिलिटी चेक करी इसकी तो आपको पिछले किसी भी प्राइम नंबर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी चेक करते हुए आ रहे हैं। तो अब आपको अगले प्राइम नंबर के लिए चेक करना है। अगला प्राइम नंबर इज 13। तो 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूं मैं। 323 फंडा क्या था 13 के लिए? लास्ट डिजिट को अलग करेंगे
4 टाइम्स करके ऐड कर देंगे। 4 टाइम्स 3 का होगा 12, नंबर बनेगा 44 एंड 44 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, दैट मीन्स द होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 13। कितना आसान हो रहा है डिविजिबिलिटी से चेक करना। चलिए 13 के लिए नहीं है डिविजिबल, 17 के लिए चेक करते हैं। 17 के लिए फंडा क्या था, लास्ट डिजिट को अलग करेंगे, 5 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 32 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 3 दैट विल बी 15 and the result is 17. तो 17 is divisible by 17, that means this whole number will also be divisible by 17. तो डिविजर को मैं नीचे लिख देता हूं और जब डिवाइड करके देखूंगा तो देखूंगा कि कोशेंट आएगा 19 और 19 तो खुद ही प्राइम नंबर है, वो किसी और से डिविजिबल हो ही नहीं सकता खुद के अलावा, तो लास्ट में वो 19 से डिविजिबल होगा। और इस तरीके से सारे डिविजर जब नीचे आ जाएंगे तो एंड में जब मेरे को आंसर लिखना है तब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। एंड में जब आपको रिजल्ट लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में तो आपको लिखना है 3 5 5 3 0, यानी जो नंबर में लेके चला था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 5 × 11 × 17 × 19। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैंने लिया आपके लिए और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया। चलिए आपकी बुक के एग्जाम्पल को पिक करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सिखा रहा है। तो आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक का कहता है फॉर अ नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with 0। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर 1 होगी तो ये बनेगा, 2 होगी तो 4 × 4 बनेगा, 3 होगी तो 4 × 4 × 4 बनेगा। तो इस तरीके से n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो वो कह रहा है कि क्या किसी n की वैल्यू के लिए जो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि इस केस में ये 64 बन रहा है, तो ऐसा कोई नंबर बन सकता है जिसके लास्ट में 0 आए। अगर ये देखें तो ये 16 बन रहा है और इसके एंड में 4 ही आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि n की कोई पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए लास्ट की जो डिजिट है वो 0 बन जाए। इसको करने के लिए बच्चों एक बेसिक फंडा हमें सीखना होगा कि कोई भी नंबर 0 तब बनता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट हो। क्या कह रहा हूं मैं, 2 और 5 एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट हो। 2 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर हो चलेगा, हमें 7 हो, 11 हो, 19 हो चलेगा, नहीं भी हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 एटलीस्ट एक बार होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोबारा से 2 आ जाए, मान लीजिए 2 × 2 × 5 इंटू सम अदर प्राइम नंबर्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 भले ही 2 बार रिपीट हो जाए या फिर 3 बार रिपीट हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हमें एक बार एटलीस्ट चाहिए जहाँ पे 2 × 5 एक बार हो, और तब हम कह सकते हैं कि लास्ट के डिजिट जो है वो 0 पक्का बनेगी। उसके अलावा नंबर के बारे में अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे। तो लास्ट डिजिट जब आपको 0 बनानी है नंबर की, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन दिया है हमें, ये 4n का दिया है। तो हम सबसे पहले 4 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 × 2n, तो जो भी आपका नंबर बनेगा 2 टू द पावर n, यानी 2 की पावर 2n बनेगा। यानी कि आपके नंबर में जो भी आपका फाइनल नंबर बनेगा, n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही 2 नजर आएगा आपको, और कोई प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं। जबकि मैंने कंडीशन आपको क्या बताई, 0 के लिए 2 और उसके साथ में एक बार 5, एटलीस्ट एक बार 2 और 5 होना ज़रूरी है। यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो अगर 5 मिसिंग है तो हम बोल सकते हैं कि आप n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए। आप देखेंगे कि n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 ही 2 नज़र आने वाला है, कोई और प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 15n है। आप 15 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, आप देखेंगे बनेगा 3 × 5, और अब की बार 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा, जो 4 था उसमें 2 था लेकिन 5 नहीं था, 15 में 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करने से पहले ही चेक कर लेना है प्राइम फैक्टराइज करके कि जो मेरा एंड प्रोडक्ट बनेगा n पावर वाला, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होने वाला है। इसी के साथ में एक छोटा सा कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। आगे के सेक्शंस में मैं आपको रेशियो के अंदर भी यही चीज़ बताऊंगा कि आपको 2 × 5 बनता हुआ दिखना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 दिख जाए, या फिर सिर्फ 5 दिख जाए। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा रिविजिटिंग रैशनल नंबर के सेक्शन में।
तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगा 2 इंटू 5 होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 2 भी चलेगा, सिर्फ 5 भी चलेगा। वो बात बच्चों मैं रेशो के लिए करूँगा, क्योंकि मैं रैशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि रेशो में हमारे पास एक फ्रीडम होती है कि मैं किसी भी नंबर को अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रेशो सेम ही रहेगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ 5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 2 ही से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फंडा मैं आगे बताने वाला हूँ ये अलग फंडा है। और अगर सिर्फ एक सिंगल नंबर दिख रहा है तो आपको याद रखना है 2 इंटू 5 हमेशा होना चाहिए। तो बच्चों आज के सेशन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख ली, एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अगले सेशन में आपके तीनों एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। अंटिल देन क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।